टू ऑल। सो अब हम लोग ना इसमें फ्रांस में आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट, फ्रांस में जब इंडिपेंडेंस मिल गया था दैट इज 1794, तो ये लोगों ने वो फ्रीडम को कैसे एंजॉय किया और आफ्टर दैट फ्रांस में फ्रीडम मिलने के बाद एक्चुअल सिनेरियोस क्या थे वो हम अभी बात करेंगे। सो देखो, हमको ये पता है कि फ्रांस को 1974 में फ्रीडम मिल चुका था। फ्रीडम किससे मिल चुका था? किंग रूल से फ्रीडम उनको मिल चुका था। आफ्टर दैट वहाँ की जो फ्रेंच आर्मी थी, रेवोल्यूशनरीज थी, वो लोगों ने पूरा का पूरा फ्रेंच को डिजाइन करने का स्ट्रक्चर अपने ऊपर ले लिया कि वी द पीपल ऑफ फ्रांस विल डिजाइन द डेस्टिनी ऑफ फ्रांस। अच्छा, अब हुआ ऐसा ना कि 10 इयर्स तक ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चली। मतलब 1794 से लेके 1804 तक वहाँ पे ये चीज़ें ठीक थी, बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी। लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा डेमोक्रेसी से खुश नहीं थे। अच्छा, उसी टाइम पे एक इंसान था जिसका नाम था नेपोलियन, ठीक है। अच्छा, वो कौन था? रूलर था, रूलर नेपोलियन। अच्छा, अब देखो कैसा था ना बच्चा, फ्रांस में ना 1804 से लेके 1814 तक का एरा, वो हम लोग है ना किसके नाम से जानते हैं? इट इज कंसीडर्ड एज नेपोलियन रूल। और यू वुड से कि ये जो एरा था ये किसके रूल में था? तो हम लोग बोलते हैं ये नेपोलियन के अंडर में आता था वो एरा। अच्छा, अब देखो कैसा हुआ ना कि जब फ्रांस में 1804 में नेपोलियन आया, राइट, जब ये वापस आया, तो देखो पहले तो ना ये बहुत स्मार्ट था, ये ही वॉज क्वाइट स्मार्ट इनफ कि उसने फ्रांस की पॉपुलेशन पे ऑलरेडी ना लोगों को ऑब्जर्व कर लिया हुआ था। तो इसको ये पता था कि अगर मैं यहाँ पे वापस से हमारा वही स्ट्रिक्ट मोनार्चिज्म लाता हूँ, राइट, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्चिज्म लेकर आता हूँ, तो लोग उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, राइट। और क्या पता लोग मेरे साथ भी वही करें जो उन्होंने किंग लुइस के साथ किया हुआ था। तो ही वॉज मेच्योर इनफ बाय दिस। तो उसने उस टाइम पे क्या किया? उसने उस टाइम पे इन्वेंशन किया। क्या इन्वेंशन किया? उसने इन्वेंशन किया सिविल कोड। और उस सिविल कोड को उसने कब इन्वेंट किया था? तो 1804 में इन्वेंट किया था, एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज सिविल कोड 1804, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेपोलियन कोड 1804। बच्चे लोग याद रखना कि जो नेपोलियन था वो बहुत स्मार्ट इनफ था, उसे ये पता था कि अगर फ्रांस में मुझे सरवाइव करना है, यहाँ की एक मुझे पावरफुल पर्सनालिटी बननी है, तो डेफिनेटली जो किंग ने स्ट्रक्चर फॉलो किया है वो तो मुझे नहीं फॉलो करना है, क्योंकि अगर मैं वो स्ट्रक्चर फॉलो करता हूं तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगी? रिवॉल्ट करेगी मेरे खिलाफ, राइट। एंड ही वाज स्मार्ट इनफ, और इसलिए वहां पे उसने इन्वेंशन किए। अब क्या इन्वेंशन किए थे? लेट्स जस्ट डिस्कस। अच्छा, अब जब सिविल कोड उसने स्टार्ट किया, सिविल कोड ऑफ 1804, तो उस सिविल कोड्स में उसने कुछ कंडीशंस रखे थे, राइट, जो कि फ्रांस में, या फिर अच्छा अभी यहाँ पे ना एकदम ध्यान से सुनो, उसने जो सिविल कोड दिया था ना, वो सिविल कोड क्या क्या थे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, अभी जो फर्स्ट सिविल कोड उसने दिया था दैट, अच्छा देखो, जो नेपोलियन था ना बेटा, हम सबको पता है वो स्मार्ट इनफ, तो उसने बोला कि जो लोगों ने यहाँ पे की प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए हुए हैं, राइट, आफ्टर फ्रीडम जो लोगों ने वहां पे कुछ 7 to 8 रूल्स बनाए हुए हैं ना, उसमें से कुछ रूल्स को हम टच भी नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा, उसमें से कौन से रूल को ये लोग ने टच भी नहीं किया? दैट वाज अबॉलिश द बर्थ प्रिविलेज, बर्थ प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ। तो उसने जो बर्थ प्रिविलेजेस दिए जाते थे लोगों को, राइट, कि अगर ये क्लर्जी फैमिली से है या किंग फैमिली से है तो इनको प्रिविलेज मिलेगा, ये सिस्टम जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गया था तभी अबॉलिश कर दिया था। और उसने उस सिस्टम को वैसे ही रखा कि यस, ये सिस्टम वैसा ही रहेगा, किसी को भी बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। अच्छा, सेकेंड चीज जो उसने मेंटेन करके रखी थी दैट वाज इस्टेब्लिशिंग द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब कि हर इंसान इक्वल है, लेकिन अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा मिलेगी। He secured the right to the property. He gave, पहले क्या होता था कि जो
जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो फ्यूडरल सिस्टम्स होते थे, उनके पास ही सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का हक हुआ करता था। थर्ड स्टेट्स बेचारे सिर्फ काम करते थे। तो उन्होंने लोगों को ऐसा पावर दिया, कॉमन पूरे फ्रांस के पीपल को, या फिर आई वुड से लोगों को उन्होंने ऐसा पावर दिया कि जिसके पास पोटेंशियल है, मनी है, यस यू कैन डेफिनेटली बाय योर ओन प्रॉपर्टी। हम लोगों को क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी डेफिनेटली क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम सबको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब क्या होता है, सेंट्रल सिस्टम, जहां पे किंग होता है और उसकी एक पूरी सी कोर्टयार्ड बैठी है, और वहां पे वो लोग बैठ के क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग पीपल्स वेलफेयर। तो उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था। ही अबॉलिश्ड द फ्यूडरल सिस्टम, ये हमें पता है। ही प्रोवाइडेड फ्रीडम टू द प्लीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया था, बंधुआ मजदूरी से लोगों को आजादी दिला दी थी कि डेफिनेटली अगर किसी इंसान ने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज के बदले कर्ज ही रिटर्न होगा, कोई इंसान उसकी गुलामी नहीं करेगा। ओके, एंड ही at the same time he abolished the मोनोरियल ड्यूज। मोनोरियल ड्यूज मतलब वो ड्यूज हुआ करते थे। अब मोनोरल ड्यूज वो होते हैं जो पहले के टाइम पे जो जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो किसी प्लीजेंट को अगर पैसे दिया करते थे, राइट, और अगर वो फार्मर उस पैसे को रिटर्न नहीं दे पाता था तो लोग, वो जो लैंडलॉर्ड होता था वो उनकी जमीन को जब्त कर लिया करता था, बराबर है। इस सिस्टम को भी क्या किया गया था, अबॉलिश किया गया था कि डेफिनेटली अगर पैसे लिए गए हैं तो उसके रिटर्न में आपको क्या दिए जाएंगे, पैसे ही दिए जाएंगे, राइट। सो दिस वर द फ्यू थिंग्स जो सिविल कोड में चीजें ली गई थी। यस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिविल कोड में एंटर किया गया था, दैट वाज ही सिंप्लीफाइड और आई वुड से इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने जो काम किया था, एक जब उनको 1804 में उन्होंने रूल करना शुरू किया, राइट, तो उन्होंने एक जो सबसे अच्छी चीज की थी ना फ्रांस के लिए, वो ये था, ये ही सिंप्लीफाइड द इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। अब देखो, और सही में ध्यान से देखो, देखो नेपोलियन ना रूलर था, ये हमको पता है। उसके पहले फ्रांस में कौन थे, फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज जो आर्मी थी, जो फ्रांस की कंट्री का फ्यूचर डिसाइड कर रही थी, राइट है। अब देखो ये याद रखना कि जब फ्रांस ने जब अपना फ्रीडम अचीव किया था, जब उन्होंने डेमोक्रेसी को अचीव किया था, राइट, तो उसके बाद उनकी जो फ्रांस की जो आर्मी थी, वो लोगों ने अपने आप को क्या बोला था कि हम मसीहा हैं, जिस भी कंट्री को हमारी मदद की जरूरत होगी हम वहां पे मदद करने के लिए जाएंगे, बराबर है। और बहुत सारी कंट्रीज ने उनकी तरफ हाथ भी बढ़ाया था, बराबर है। अच्छा, अब ये याद रखना कि जिस जिस कंट्री पे फ्रांस की आर्मी वहां गई थी, जब फ्रांस को वापस से नेपोलियन ने कैप्चर किया था, जब वो वहां का रूलर बना था, तो वो सभी कंट्रीज की टेरिटरी भी उसके अंडर आ गई थी। किसके अंडर आ गई थी, नेपोलियन के अंडर आ चुकी थी, राइट। तो जो सिविल कोड उसने डाला था, राइट, जो सिविल कोड ऑफ 1804 डाला था, वो सिर्फ फ्रांस में ही एप्लीकेबल नहीं था, वो सारी टेरिटरीज पे एप्लीकेबल था जो कि फ्रांस की आर्मी मदद करने के लिए गई थी। बट अब वहां का जो रूलर है वो कौन है, नेपोलियन है, तो वो सभी की सभी टेरिटरीज किसके अंदर आ चुकी थी, नेपोलियन के अंदर आ चुकी थी। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी देखो कौन से कंट्रीज ने उन लोगों का एक्सेप्ट किया था, तो ये याद रखना, कंट्रीज लाइक बेल्जियम, जर्मनी, डच, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड मेनी अदर्स। तो इन सारी कंट्रीज पे भी एक तरह से किसका राइट हो गया था, नेपोलियन का राइट हो चुका था वहां पर। ओके, सो जब नेपोलियन रूलर बना ना बेटा लोग, तो 1804 से 1814 तक ना कुछ बेनिफिटरी ग्रुप्स थे जिन्होंने एक्चुअली नेपोलियन का एरा बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो वो लोग कौन से थे, पहले तो प्लीजेंट्स थे। कौन थे, प्लीजेंट्स थे हमारे, बराबर है। अच्छा, उसके बाद हमारे आर्टिशियंस थे, हमारे वर्कर्स थे, और हमारी बिजनेस क्लास। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हुआ था तो वो कौन सी क्लास थी, बिजनेस क्लास थी। अब देखो लोगों ने ना अपना जो फ्रीडम था वो एंजॉय करना शुरू ही किया था,
उनको मजा आ रहा था, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम्स थी जैसे कि बर्थ प्रिविलेजेस, इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, हालांकि उनको पहले भी मिल चुके थे ये, लेकिन अभी लोग इसका क्या फुल प्रॉपर वे में यूज करना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब जिसके वजह से ये जो बिजनेस क्लास वाले थे ना बेटा लोग, ये लोग बहुत ज्यादा इस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहला तो एक इक्वल मेजरमेंट सबके लिए सेटअप कर दिया गया था कि ऐसा ऐसा मेजर पूरे हमारे जो जो एरियाज टेरिटरीज हमने एक्वायर किए हुए हैं वहां पे यही मेजर्स चलने वाले हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने क्या कर दिया था, एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि रोड्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं, हर जगह का हर प्लेस पे टैक्सेस अलग इम्पोज किए जाते थे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी, अवॉइड हो गई थी, जिसके वजह से जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, और वो लोग ये एरा को काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अब देखो, हर कहानी के ना दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसा ही था। तो सभी के सभी पॉपुलेशन जितने भी थे, जो टेरिटरी नेपोलियन ने एक्वायर की थी, उससे सभी लोग खुश हो ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? तो देयर वर फ्यू पीपल जो उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, देयर वर फ्यू पीपल हु वर वेरी मच हैप्पी। सो और कुछ पीपल ऐसे थे जिनका रिएक्शन कैसा था, मिक्स्ड रिएक्शन था, अरे ये तो अभी रोज का ही हो गया है, तो द रिएक्शन वाज मिक्स्ड। तो यस, नेपोलियन के टाइम पे भी जो उन्होंने पूरी टेरिटरी अक्वायर की हुई थी, उससे पूरी पॉपुलेशन उनसे हैप्पी नहीं थी। द रिएक्शन वाज वेरी मच व्हाट, मिक्स्ड रिएक्शन। अब देखो, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उसके पीछे का रीजन क्या था? पहला रीजन और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज कि वो है ना टैक्सेशन। टैक्सेशन जिसके लिए पूरा का पूरा युद्ध वो लोगों ने किया, आई वुड से रेवोल्यूशन किया उन्होंने, जो कि 1789 का रेवोल्यूशन वो लोग ने जो स्टार्ट किया था, वो किसके लिए किया था? टैक्सेशन के लिए किया था। बट जब नेपोलियन किंग बना तो उसने टैक्सेशन को इंक्रीज किया था, उसने टैक्सेशन को डिक्रीज नहीं किया था। तो जिसके वजह से यस, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो प्रॉब्लम वही वाली है जो टैक्सेशन के लिए हम लोग ने पूरा मारा मारी किया, ये वापस से वही मेंटेन हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट वॉज द सेंसरशिप। सेंसरशिप भी अगेन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अब देखो, ही वॉज अ रूलर। अब देखो, इसको ये बात हमेशा याद रखना कि अच्छा, पहले तो तुम लोग ये जानो सेंसरशिप क्या होती है। सेंसरशिप मतलब आप अपने मीडिया या फिर अपनी जो जिस जहां से एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, उस चीजों में अपने बारे में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने पे इम्पोज लगा देते हो। मतलब कि जैसे नेपोलियन है, तो नेपोलियन के बारे में सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन ही ट्रांसफर होनी चाहिए, बुरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने वहां पे क्या लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया गया था। अच्छा, जिसकी वजह से कैसा था ना, लोग प्रॉपर वे में अपने ओपिनियन को एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अब थर्ड पार्ट जो था ना बेटा, वो था कि फोर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो, ये क्या होता है पता है? कॉन्स्क्रिप्शन मतलब पता है क्या? कि कभी भी जबरदस्ती किसी की भी भर्ती करना, किसमें? आर्मी में। अब देखो, हम लोग सबका है ना ड्रीम विथ रिस्पेक्ट टू आवर फ्यूचर, हर किसी का ना हर किसी को बनने का अलग अलग ख्वाहिश होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। बट नेपोलियन ने क्या किया था? फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन टू दी आर्मी। अब जैसे कि लोगों को आर्मी में कंट्रीब्यूट करना ही है, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब देखो, ये जो तीन उसके ड्रॉबैक्स थे ना, वो इसीलिए था बच्चा लोग। देखो, जब उसने ना फ्रांस को कैप्चर किया, और आई वुड से जो टेरिटरीज उसने कैप्चर की, तो उसके पीछे का जो मोटो था वो बहुत सिंपल सा ये था कि यस, उसको पूरे के पूरे फ्रांस, नॉट फ्रांस, आई एम सॉरी, पूरे के पूरे यूरोप पे क्या करना था? रूल करना था। करेक्ट है। अब पूरे यूरोप पे रूल करने के लिए देखो, आपके पास पैसा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आपके पास क्या होना चाहिए? आर्मी होनी चाहिए। और
और इम्पोर्टेंट बात देखो, जब उसने सेंसरशिप इम्पोज किया ना तो लोगों को सिर्फ उसकी अच्छी बातें पता चल रही थी। तो यस, लोग भी उसको तहे दिल से अपने कंट्री में वेलकम करना चाहते थे कि अगर ये मसीहा हमारे पास आएगा तो ये हमारी हेल्प जरूर करेगा, बराबर है। और जिसकी वजह से उसका क्या हो रहा था, वो जो टेरिटरी एक्सपांड करना चाहता था अपनी, वो उसे बहुत ही प्रॉपर वे में कर पा रहा था, बराबर है। तो द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग, जो 3 उसने चीजें इंपोज किए थे अपने एक्वायर्ड टेरिटरीज पर, वो ये थी कि पहला था कि टैक्सेशन, यस पैसा होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट ऐसा नेपोलियन ने माना था। सेकेंड पॉइंट ऐसा है सेंसरशिप। थर्ड पॉइंट वाज द फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन। सो दिस वाज द रीजन जो जिसके वजह से लोग उससे थोड़ा सा कैसे थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। अच्छा अब देखो, जिस जिस कंट्री ने नेपोलियन को वेलकम किया था कि अरे ये हमारे किंग से हमें आजादी दिलाएगा, जो लोगों का एंथुजियाज्म था, राइट, आई वुड से एक्साइटमेंट था, वो बहुत ही जल्दी टर्न हो गया। किसमें टर्न हो गया? हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया, यानी कि एनिमी में। जो लोग नेपोलियन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अरे ये हमारे पास आएगा और फिर हमारी मदद करेगा, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को तो समझ में आ गया कि अरे ये भी तो वैसा ही है, ये क्या कर रहा है, टैक्स वैसा ही बढ़ा रहा है, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब इसका मोटो हमें सर्व करना नहीं है, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये है कि इसको यूरोप पे रूल करना है। और दिस इज द रीजन जिसके वजह से लोग उससे ज्यादा क्या हो रहे थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे। और जो जो एरिया में, जो जो टेरिटरी में इसको वेलकम किया था, लोग काफी ज्यादा खुद से भी डिसअपॉइंटेड थे और उससे भी डिसअपॉइंटेड थे। अच्छा अब हम सबको ये पता है कि नेपोलियन का जो एरा था, जो उसने जितना टाइम तक रूल किया है, दैट वाज 1814 तक। 1814 से लेके 1815 तक एक बैटल चली थी जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें वो हार गया था। और जब वो हार गया था तो वो उसके टाइम का एंड था, तो उतने ही पीरियड तक उसने फ्रांस में रूल किया है। यस, उसको हराया किसने था? परब्स ने हराया था, दैट इज प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने उनको हराया था। आप लोग ने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो आई होप यू पीपल आर क्लियर कि नेपोलियन का जो रूलिंग एरा था, जब उसने फ्रांस में जब उसने टेरिटरीज पे रूल किया था यूरोप के, तो उसने किस वे में रूल किया था, क्या उसका मोटिव था, और लोगों का रिएक्शन क्यों मिक्स्ड था उसको लेकर के। तो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द वीडियो। थैंक यू सो मच।